हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे चैनल निर्मल क्लासेस पर। और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं राइट टू एजुकेशन 2009 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक आप अंत तक बने रहिएगा और उसके बाद में जब आप खुद देख लें तभी क्लास को शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रीट एग्जाम के अंदर आपको पता है राइट टू एजुकेशन 2009 भी आएगा, उसके बाद में 11 भी आएगा और उसके बाद में आपका नई शिक्षा नीति तो हम पढ़ा ही चुके हैं आपको। तो चलिए आज बिना देरी के शुरू करते हैं इस क्लास के अंदर। यहाँ पर देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है। तो ये 22 दिसंबर 2024 के दिन क्या हुआ था? 12 नवंबर 2002 के दिन क्या हुआ था? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संशोधन जो है ये आपसे बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, मैच करने के लिए भी पूछा जाता है कि कब हुआ था। तो 2002 डेट दी रहती है, तो याद रखिएगा 2002 में आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था? तो 21A अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। पहले 2002 से पहले और 86वें संविधान संशोधन से पहले 21A नहीं था और शिक्षा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं था। ठीक है, 21A अनुच्छेद जोड़कर इसको शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया। 4 अगस्त 2009 के दिन क्या हुआ था? तो याद रखेंगे लोकसभा में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने हेतु विधेयक पारित हुआ। यानी लोकसभा के अंदर मौलिक अधिकार बनाने के लिए शिक्षा को क्या हुआ था? तो 4 अगस्त 2009 को विधेयक पारित हुआ। कहाँ पे? तो लोकसभा में। 26 अगस्त 2009 को क्या हुआ था? याद रखेंगे, ये डेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, ना सिर्फ रीट बल्कि किसी भी एग्जाम के लिए। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इस पर साइन किए थे और ये एक अधिनियम बन गया। अधिनियम कब बन गया था? ये शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम कब बन गया था? तो 26 अगस्त 2009 को बन गया था। 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ? तो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में ये लागू हो गया था। यानी 1 अप्रैल 2010 को ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर उस समय पर। 29 मार्च 2011 की डेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप राजस्थान का रीट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो पेपर 1 में भी ये पूछी जा सकती है, यानी रीट प्री में और रीट मेंस में भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने धारा 38 के तहत संशोधन किया था। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने धारा 38 के तहत संशोधन किया था और इसका संशोधित रूप 1 अप्रैल 2011 को लागू कर दिया गया, जबकि 29 मार्च 2011 को धारा 38 के तहत इसके अंदर संशोधन किया गया था। कुल धाराएं कितनी हैं? तो 38 धाराएं हैं। अनुच्छेद 45 के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा जैसे कि आंगनबाड़ी है ना, बच्चों की फुलबाड़ी कहा जाता है इसे, है ना। बच्चों की फुलबाड़ी शब्द किसने दिया था? तो फ्रॉवेल ने दिया था। ठीक है, अध्याय इसके अंदर कितने हैं? तो 7 अध्याय हैं और सूची क्या है? तो अनुसूची 1 है। अगला देखिए, अगला पढ़ते हैं। अध्याय 1 में क्या है? तो 1 से लेकर 2 धाराएं हैं, यानी कि 2 धाराएं अध्याय 1 के अंदर हैं। धारा 1 कहती है कि सभी को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, मतलब 8वीं तक की कक्षा के लिए बात की जा रही है। धारा 2 कहती है RTE में प्रयुक्त शब्दावली। ठीक, अध्याय 2 आता है जिसमें 3 से लेकर 5 तक की धाराएं हैं और अध्याय 2 में कहा गया निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। जैसे धारा 3 कहती है कि प्राथमिक जो शिक्षा है यानी प्रारंभिक शिक्षा वो 6 से 14 वर्ष तक, कक्षा 1 से लेकर 8 तक अनिवार्य है और वो भी मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, धारा 4 कहती है कि ड्रॉप आउट बच्चे जो हैं उनका ज्यादा से ज्यादा नामांकन कराया जाए, यानी GER को जो है वो 100% किया जाए। धारा 5 कहती है ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी TC जो है वो आराम से दे दी जाए। कोई पहले क्या होता था, साल के बीच में जब कोई बच्चा स्कूल छोड़ने की बात करता था तो उसको TC प्रोवाइड नहीं की जाती थी, लेकिन धारा 5 कहती है कि अब आपका बच्चा अगर इस स्कूल में, इस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता है या आपका ट्रांसफर हो गया है या आप दूसरी जगह पर माइग्रेट कर चुके हैं, तो आपका बच्चा वहां पर आराम से एडमिशन ले सकता है। ऐसे में वो जो स्कूल जहां से वो जा रहा है वो TC देने में आनाकानी नहीं करेगा। ठीक है, अध्याय 3 आता है जिसके अंदर 6 से 11 धाराएं हैं। धारा 6 कहती है विद्यालय
विद्यालय की दूरी जो है वो कक्षा 1 से 5 तक के लिए 1 किलोमीटर होगी और कक्षा 6 से 8 तक के लिए 2 किलोमीटर होगी। यानी 6 से 8 तक का जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर के दायरे में होगा और कक्षा 1 से 5 तक का मात्र 1 किलोमीटर के दायरे में होगा। धारा 7 कहती है, वित्तीय अनुपात की बात करती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसके अंदर केंद्र और राज्य की बात करें, 11वीं पंचवर्षीय योजना में 55% वित्तीय अनुपात जो है वो केंद्र सरकार खर्च करती थी स्कूल के लिए, शिक्षा पर, और 45 राज्य सरकार। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है, 65% जो है वो किसके पास चला जाता है, तो केंद्र सरकार के पास में, और 35% हो जाता है आपका राज्य सरकार के पास में। अनिल बोरदई कमेटी बनाई जाती है, वो कहती है कि भाई 68% दो केंद्र सरकार को और 32% दो किसको, राज्य सरकार को। ठीक। धारा 8 कहती है समुचित सरकार के कर्तव्यों की बात करती है ना, यानी कि समुचित सरकार, जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो अपोजिट हो, चाहे वो क्या हो, मतलब इसमें शासन कर रही हो, सबका कर्तव्य बनता है कि वो शिक्षा के प्रति कार्य करे। धारा 9 कहती है स्थानीय निकायों के कर्तव्य भी हैं, है ना, शिक्षा के प्रति। धारा 10 कहती है अभिभावकों के भी कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि अभिभावक, बच्चा पढ़ना चाहता है स्कूल में और अभिभावक उसे बाल श्रम करने के लिए भेज रहे हैं, तो वहां पर पेरेंट्स के खिलाफ भी धाराएं लग जाती हैं। तो धारा 10 कहती है कि अभिभावकों के भी कुछ कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को स्कूल तक छोड़कर आए या स्कूल पढ़ने के लिए भेजे। धारा 11 क्या कहती है, तो ये कहती है सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करेगा। सरकार क्या करेगी, विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करेगी। आता है अगला अध्याय जिसका नाम है अध्याय 4। इसमें 12 से 28 तक की धाराएं हैं और अध्याय 4 विद्यालयों और शिक्षकों के कर्तव्य को वर्णित करता है। पढ़ेंगे, देखेंगे। धारा 12 कहती है आरक्षण, रिजर्वेशन की बात करती है। निजी स्कूल जो है वहां पर 25% सीट जो है वो आरक्षित रहेंगी। ठीक। धारा 13 कहती है प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, आपको पता है कि सरकारी स्कूल में कोई आरक्षण नहीं मिलता है, वहां पर अमीर का बच्चा भी पढ़ सकता है, IAS PCS का बच्चा भी पढ़ सकता है। इनफैक्ट आप खुद टीचर हैं तो आप भी अपने बच्चे को वहां पर पढ़ा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। लेकिन जो निजी स्कूल होते हैं ना, प्राइवेट स्कूल होते हैं, वहां पर गरीब बच्चा पढ़ने जाता है तो उसको आरक्षण है, यानी कि 25% जो है वो ऐसे बच्चे होंगे जिनके माता पिता गरीब परिवार से होंगे, वो बच्चे 25% सीट पर आरक्षित होंगे। ठीक है। धारा 13 क्या कहती है, प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि ये प्रवेश शुल्क जो है सरकारी स्कूलों में नहीं लिया जाता है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में लिया जाता है। धारा 14 कहती है प्रवेश समय एज प्रूफ जन्म प्रमाण पत्र ही माना जाएगा। यानी धारा 14 के अंतर्गत कहा गया है कि जब बच्चा स्कूल में प्रवेश कर रहा है तो आप एज प्रूफ के तौर पर उसके जन्म प्रमाण पत्र को ही लेंगे। ठीक है। अगला देखिए धारा 15। धारा 15 कहती है कि प्रवेश हेतु मना नहीं है ना, लास्ट डेट जो रखी गई है वो 30 सितंबर तक सरकारी स्कूल में बच्चा प्रवेश ले सकता है, बाकी प्राइवेट में ये डेट चेंज हो जाती है। आपको पता है कि सरकारी रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, प्राइवेट वालों ने अपने क्या रूल बनाए हुए हैं, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। धारा 16 क्या कहती है, धारा 16 और 17 को स्वर्ण धाराएं कहा जाता है, यानी कि सोने जैसी धाराएं कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि धारा 16 कहती है कि फेल और निष्कासित नहीं कर सकते। आप 8वीं कक्षा तक के बच्चों को फेल और निष्कासित नहीं कर सकते हैं। जनवरी 2019 में इसमें भी संशोधन कर दिया गया और अधिक कमजोर बच्चे यहां पर फेल होने लगे। ठीक। धारा 17 क्या कहती है, तो शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न का विरोध करती है, यानी आप बच्चे को शारीरिक रूप से यानी मारपीट नहीं कर सकते हैं, मानसिक रूप से उसको तनाव ग्रस्त नहीं कर सकते हैं, मतलब गाली गलौज से बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है। धारा 18 क्या कहती है, आइए देखते हैं आगे। बिना मान्यता विद्यालय प्रतिबंधित हो जाएगा। ठीक है। यानी कि बिना मान्यता के आप कोई भी विद्यालय नहीं खोल सकते हैं। धारा 19 कहती है, अब यहाँ पर देखिए बिना मान्यता विद्यालय प्रतिबंधित होना होगा, मतलब कि यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना मान्यता के नहीं खोला जा सकता है। धारा 19 क्या कहती है, तो विद्यालय के मानक स्टैंडर्ड की बात करती है। धारा 20 कहती है अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति देती है। धारा 21 SMC विद्यालय प्रबंधन कमेटी में 15 सदस्य होंगे, जिसमें 15 सदस्य में से 7 महिला सदस्य निश्चित है। ठीक है। यानी कि 7 महिलाओं का होना अनिवार्य है। धारा 22 क्या कहती है, धारा 22 कहती है विद्यालय विकास योजना की बात करती है। धारा 23 शिक्षकों की नियुक्ति हेतु पात्रता की बात करती है। तो आपका ये जो रीट लिया जा रहा है ना, रीट एग्जाम जो लिया जा रहा है या सीटेट एग्जाम जो लिया जाता है या स्टेट का जो भी टेट लिया जाता है, वो किसके, धारा 23 के अंतर्गत लिया जाता है कि शिक्षकों की
की नियुक्ति की पात्रता क्या है। ठीक, धारा 24 क्या कहती है, शिक्षकों के कर्तव्य क्या होंगे। धारा 25 क्या कहती है, विद्यार्थी शिक्षक अनुपात की बात करती है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक की अगर हम बात करें तो 30 बच्चों पर एक टीचर होता है ना, और 200 प्लस होने पर 40 बच्चों पर एक टीचर होता है। ठीक है, अगर किसी विद्यालय में 200 से ज्यादा बच्चे हैं तो एक क्लास में 40 बच्चों पर एक टीचर होता है। 150 से अधिक होंगे तो 5 प्लस 1 प्रधानाध्यापक होगा। 5 तो टीचर होंगे, साथ में एक प्रधानाध्यापक को भी वहां पर पढ़ाना होगा। शिक्षक घंटे कितने देंगे, तो 800 घंटे देंगे। शिक्षक दिवस जो होंगे वो 200 दिन होंगे। ठीक है, शिक्षण दिवस जो होंगे वो 200 होंगे, यानी जो शिक्षण कार्य होगा वो 200 दिनों का होगा, और घंटे जो होंगे वो 800 घंटे होंगे। एक शिक्षक लगभग 45 घंटे प्रति सप्ताह देगा। ठीक है, एक शिक्षक एक सप्ताह में 45 घंटे की क्लास जरूर लेगा। अब दूसरा देखिए, कक्षा 8 तक की बात करें, मतलब 6 से 8, तो 100 से अधिक पर प्रधानाध्यापक भी पढ़ाएगा। 100 से बच्चे ज्यादा है तो प्रधानाध्यापक भी पढ़ाएगा। शिक्षण घंटे कितने रहेंगे, तो यहाँ पर 200 प्लस हो जाते हैं, यानी कि 1000 घंटे आपको 6 से 8 कक्षा तक पढ़ाना होगा। और शिक्षण दिवस रहेंगे 220, यानी 20 दिन यहाँ पर बढ़ जाते हैं। 48 घंटे प्रति सप्ताह हो जाता है, यानी कि 3 घंटे यहाँ पर भी बढ़ जाते हैं। धारा 26 की बात करेंगे। देखिए, धारा 26 क्या कहती है, शिक्षकों की रिक्तियां भरा जाना। तो शिक्षकों की रिक्तियां कैसे भरी जाएंगी, उसकी बात कौन करती है, धारा 26 करती है। 10% से अधिक खाली, हम मतलब कि कोई भी स्कूल जो है वहां पर गवर्नमेंट 10% से ज्यादा खाली जगह नहीं छोड़ सकती है। ठीक है, वहां पर 90% जो रिक्तियां हैं वो भरी जाएंगी। धारा 27 क्या कहती है, गैर शैक्षिक प्रयोजनों में शिक्षक भेजने का प्रतिषेध करती है। यानी कि गैर शैक्षिक प्रयोजनों में शिक्षक भेजने का प्रतिषेध करती है, यानी ऐसी जगह जहां पर शिक्षा का कोई मतलब कार्य नहीं है वहां पर आप अपने टीचर को नहीं भेज सकते हैं। ये धारा 27 आपको अधिकार देती है, यानी कि प्रिंसिपल को। ठीक है, अगला देखिए, धारा 28 क्या कहती है, तो शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध है। यानी जब आप अभी तो आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आप खूब धमाके से इधर उधर पढ़ाइए और बच्चों को ट्यूशन दीजिए, होम ट्यूशन दीजिए या किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाइए। जब आप सरकारी टीचर बन जाएंगे तो आपको प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध है। यानी अगर देखिए, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ाते हैं बट उन्हें नहीं पढ़ाना चाहिए, पर ठीक है, यहाँ पर वो कहीं ना कहीं रोजगार जनरेट कर रहे हैं जो वो सरकारी स्कूल में नहीं कर सकते हैं। वो प्राइवेट अपने यूट्यूब चैनल या अपने कोचिंग के माध्यम से करते हैं, लेकिन धारा 28 के तहत ये कानूनन अपराध है। ठीक है, प्राइवेट ट्यूशन देना। अब अगला देखिए, अध्याय 5 क्या कहता है, उसके अंदर 29 से लेकर 30 धाराएं हैं, है ना। यानी प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा उसको पूरा किए जाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसके अलावा बच्चों को सब कुछ सिखा रहे हैं लेकिन पाठ्यक्रम को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए अध्याय 5 में कुछ बातें हैं और 2 धाराएं हैं। धारा 29 कहती है पाठ्यक्रम परिवर्तन की सूचना जो है वो आयोग आपको देगा अगर पाठ्यक्रम परिवर्तन होता है तो, धारा 29 के तहत। धारा 30 कहती है बोर्ड परीक्षा कराई जाएंगी। ठीक है, अगला देखेंगे अध्याय 6 क्या कहता है। 31 से लेकर 34 तक धाराएं इसमें इंक्लूड की गई हैं। अध्याय 6 का नाम है बालकों के अधिकार संरक्षण संबंधी, इसमें प्रावधान है। धारा 31 क्या कहती है, देखेंगे बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन करती है। धारा 31 क्या करती है, याद रखेंगे, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन करती है। धारा 32 आती है। धारा 32 में क्या है, शिकायत दर्ज करना। यानी बच्चे के साथ में अगर कुछ गलत हो रहा है स्कूल के अंदर, विद्यालय परिसर के अंदर, तो बच्चा धारा 32 के तहत अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। धारा 33 क्या कहती है, तो केंद्रीय सलाहकार परिषद गठन किया जाएगा जिसके अंदर सदस्य कितने होंगे, तो याद रखिएगा 15 सदस्य होंगे। अध्यक्षता कौन करेगा, तो हमारे देश का जो भी प्रधानमंत्री होगा वो केंद्रीय सलाहकार परिषद बोर्ड का क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। धारा 34 आती है, वो कहती है राज्य सलाहकार परिषद होगा राज्य के अंदर, इसमें भी कितने सदस्य होंगे, याद रखिएगा 15 सदस्य होंगे। अध्यक्ष कौन रहेगा, तो भाई स्टेट में मुख्य कौन होता है, मुख्यमंत्री। जो देश है, देश में प्रधानमंत्री मुख्य माना जाता है और राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। 7वां अध्याय देखेंगे अब, जिसमें 35 से लेकर 38 तक धाराएं इंक्लूड की गई हैं। और अध्याय 7 कहता है प्रकीर्ण या फिर अन्य मुद्दे यहाँ पर देखे जाएंगे। जैसे धारा 35 कहती है कि निर्देश जारी करने की शक्ति धारा 35 के अंतर्गत दी गई है। धारा 36 क्या कहती है, अभियोजन हेतु मंजूरी प्रावधान करना। जैसे धारा 13, 18, 19 के दंडनीय अपराध के अभियोजन हेतु मंजूरी देना। यानी कि धारा 13, 18
और 19 में जो दंडनीय अपराध किए जा रहे हैं उसके अभियोजन हेतु मंजूरी कौन देगी? तो धारा 36 देगी, याद रखिएगा। धारा 37 पर आते हैं। एसएमसी के खिलाफ बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। एसएमसी के खिलाफ क्या की जाएगी? तो धारा 37 के तहत उसके खिलाफ में जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी, धारा 37 को मुख्य मानकर। धारा 38 क्या कहती है? राज्य सरकार अपने निजी हितों के लिए आरटीई में संशोधन करवा सकती है। यानी राज्य सरकार को यह अधिकार धारा 38 देती है कि आप अपने निजी हितों के लिए आरटीई में संशोधन करवा सकते हैं। तो इस क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आपका आरटीई 2009। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं थी दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कुल 38 धाराएं हैं और अध्याय 7 है और एक अनुसूची है, याद रखिएगा। ठीक, और बाकी इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं जो आरटीई 2011 क्या था उसके बारे में हम पढ़ेंगे।